कूलम्ब्स लॉ की मदद से किसी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक पॉइंट के बगल में कई पॉइंट चार्जेज हैं, तो उन सभी पॉइंट चार्जेज के कारण किसी दिए हुए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, तो उसके लिए आपको कूलम्ब्स लॉ का भी प्रयोग करना पड़ेगा और साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, स्ट्रेट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक गया है। तो निश्चित रूप से आप कूलम्ब्स लॉ जान रहे हैं, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी जान रहे हैं, लेकिन चार्ज की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर इनको लगा करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किया तो जा सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरल चीज़ों को कैसे बनाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालने के लिए चीज़ों को सरल कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए आइडिया जो दिया वो महोदय थे गॉस, फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने जो आइडिया दिया उसी का नाम है गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम समझने के पहले हमको एक छोटा सा आइडिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो हिस्से हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू plane surface placed in a uniform electric field and electric flux through a curved surface placed in a non-uniform electric field। कैसे निकाला जाए, तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो लेट अस बिगिन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए अपने आप को मैं सीमित कर रहा हूँ किस तरह के सरफेस में, प्लेन सरफेस में। सरफेस तो कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है और फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो आइए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे प्लेन सरफेस से निकालते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, फिर कर्व्ड सरफेस से तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें। आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी प्लेन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ठीक है, अब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है। अब आइए यहाँ पर हम देखेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन तीन ऐसी बातों पर निर्भर करता है जिसको मापा जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा सरफेस है, ठीक है, और एक छोटा सा सरफेस है। तो इस सरफेस का एरिया A1 है, ये सरफेस का एरिया A2 है। भला आप बताएंगे कि किससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा जा रहा है। तो इसे देखिए, इसे कितनी फील्ड लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसे कितनी जा रही है, 1 2 3। फील्ड वही है, उसमें दोनों प्लेनों को रखा गया है। इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या गुजर रही है और इससे ज़्यादा गुजर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये इसका एरिया क्या है, कम है, और इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given surface is directly proportional to the area। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेन दैट इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला पैरामीटर हमको मिल गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E2 है। यहाँ पर घनापन कम है, दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। अब अगर एक प्लेन यहाँ पर ऐसे ले लिया जाए और उसी प्लेन को यहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है, सेम प्लेन को, इसी प्लेन को यहाँ घिसका दिया गया, तो आप देखिए यहाँ पर फ्लक्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो इलेक्ट्रिक field lines which are passing through the same area are different when the same area is placed in two different kinds of electric fields। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। यानी यहाँ पर निर्णय हम लिख सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ दोनों का एरिया सेम रखा गया है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बदल दिया गया, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब आइए मान लीजिए कि फील्ड एक ही है और ये एरिया भी एक ही है, एरिया भी एक ही है। फील्ड ये है, अच्छा मान लीजिए कि यह एरिया इस तरीके से ऐसे रखा गया है, ठीक है, और इसी एरिया को अगर ये ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दिया जाए, है ना, ऐसे कर दिया जाए, तो इस समय इसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी जब इसको ऐसे घुमाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस समय मैक्सिमम है और इस समय क्या है, 0 है। इस समय इस पर नॉर्मल अगर खींचा जाए तो नॉर्मल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। आपको मालूम है ना कि एरिया जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है, जैसे इस एरिया का डायरेक्शन अगर निकालना है तो इस सरफेस पर नॉर्मल खींच दीजिए तो वो नॉर्मल का डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन में जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री के बराबर है तो cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस समय 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो इससे इस एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा है, और जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम आ रही है तो उस समय इसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन पर भी निर्भर करेगा, और ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन को नापेंगे कैसे, cos थीटा से नापा जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भैया हम कह सकते हैं कि जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, और जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। देखिए एरिया को नापा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापा जा सकता है, थीटा को नापा जा सकता है, इसलिए cos थीटा को भी नापा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन प्लेन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये डेफिनेशन अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितना मन करे उतना खींच लें, ये तो हमारे पर निर्भर करता है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, जिधर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ, ठीक है। तो इसके टर्म में जो डेफिनेशन है उसके टर्म में अगर निकालना चाहेंगे तो कभी भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हमने फाई का कनेक्शन क्या है,
तीन तीन मिजरेबल पैरामीटर से कर दिया। तीन मिजरेबल पैरामीटर्स क्या है? एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज मेजर्ड बाय व्हाट? कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। हमने कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मेजर करेंगे किससे? इन तीनों के प्रोडक्ट से मेजर करेंगे। सो दिस यू कैन राइट एज ई डॉट ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट। ई और ए के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ई डॉट ए क्या होगा? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या निर्णय निकल के आया? निर्णय निकल करके आया कि किसी भी प्लेन को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिल जाएगा। अब यहीं पर क्लू छुपा हुआ है कि अगर अगर कोई प्लेन है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल टाइप का प्लेन है, ठीक है, फुटबॉल मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये सर्किल नहीं है, क्या है? फुटबॉल है, ठीक है। तो और इसको एक ऐसे फील्ड में रखा गया है जो बड़ा अनाप शनाप है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड इतना E1 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, यहाँ पर और कम है, यहाँ पर तो भयंकर हो जा रहा है। तो अगर यह सरफेस है जो एक फील्ड में रखा गया और जो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मिटी भी कैसी है? बोथ इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, अलग अलग डायरेक्शन है। यहाँ इसका एरो बड़ा है, इसका एरो छोटा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो बिल्कुल जनरल फील्ड में अगर बिल्कुल जनरल सरफेस को रख दिया जाए तो उससे फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? तो उसका तरीका ये है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यह एक कर्व्ड सरफेस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है, और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अरबों खरबों एक ग्राफ पेपर चिपका देंगे, जो कि जिसके जो साइज होंगे, ब्लॉक के जो साइज होंगे बहुत 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 छोटे होंगे। तो यह जो एरिया होगा वेरी 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 स्मॉल होगा। इतना स्मॉल होगा कि स्मॉल भी शर्मा जाए कि अरे इतना स्मॉल कैसे हो सकता है। ऐसे एरिया को हम डी ए वेक्टर बोलेंगे। इसका डायरेक्शन इधर है, डी ए वेक्टर। चूंकि ये एरिया बहुत ही छोटा लिए हैं तो यहाँ 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 अड़ोस पड़ोस के पॉइंट पर हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? ई के बराबर है। तो इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई जो होगा वह ई डॉट डी ए से निकाला जा सकता है। कैसे सर? अरे भाई इतना छोटा एरिया लिया है आपने कि हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। पूरा सरफेस कर्व्ड है लेकिन उसका एक बहुत ही छोटा सा अगर टुकड़ा लेंगे तो वह क्या होगा? प्लेन टाइप का होगा। तो इस प्लेन से पूछा जाए भाई साहब कैसा महसूस हो रहा है, तो कहेगा भाई मैं तो लग रहा है कि मैं प्लेन हो गया हूँ और मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए। कैसे निकाला जाएगा? ई डॉट डी ए से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, इसको एरिया एलिमेंट बोलेंगे। छोटा सा जो एरिया है इसको एरिया एलिमेंट बोलेंगे। अब टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, इस पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हर पॉइंट पर इसी तरह से निकाल के उसको जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या होगा? इंटीग्रेशन करना ओवर द सरफेस। किसका? ई डॉट डी ए का। ये देखने में और सुनने में तो जटिल लग सकता है लेकिन करने में बहुत आसान है। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी कर्व्ड सरफेस एरिया से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द गिवन सरफेस। इसको आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलेगा, मतलब विभिन्न सरफेसेज के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आइए पुनः
फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए है, ठीक है। तो एस आई यूनिट ऑफ फाई, एस आई यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, ई यूनिट एस आई यूनिट ऑफ ई इंटू एस आई यूनिट ऑफ ए हो जाएगा। तो एस आई यूनिट ऑफ ई क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एरिया का देखिए मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम है। तो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया। और इक्विवेलेंटली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कर दीजिए तो ये कट जाएगा, तो बराबर वोल्ट मीटर हो जाएगा। कई बार सीबीएसई में पूछा गया कि वोल्ट मीटर किसकी यूनिट है, तो किसकी यूनिट है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। तो हम लोगों ने अपनी यात्रा किस चीज से स्टार्ट किया था, स्टार्ट इस बात से किया था कि कूलम्स लॉ की कमी है कि एक पॉइंट पर अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये बता देगा, कई चार्जेस के कारण निकालना है तो भैया बता देगा, लेकिन कूलम्स लॉ के साथ साथ क्या लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई तार है जो अनंत लंबाई का है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है, तो चार्जेस की संख्या अनंत हो गई, तो उसके कारण आप कूलम्स लॉ जान रहे हैं, आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान है गाउसेस थ्योरम। लेकिन गाउसेस थ्योरम तो तब समझ में आएगा जब आप समझेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म कर्व्ड सरफेस से निकाला। ठीक है, अब हम लोग इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम लोग गाउसेस थ्योरम को बता सकते हैं।